ओली बावर्ड अपनी जगह से वापस पलटा और कमरे से बाहर निकल गया। गोया उसका काम यहाँ खत्म हो गया था। मोशी हरमोस अपनी तेज चमकीली निगाहों से मुझे देखता रहा और फिर उसने कहा, क्या तुम्हारी वापसी का बंदोबस्त करूं मिस्टर अली? जैसा आप मुनासिब समझे मोशी हरमोस, मैंने आहिस्तगी से कहा। डैडी ये काम मैं कर लूंगी। मोशी हरमोस की बेटी ने अचानक कहा, हाँ हाँ ठीक है मिस्टर अली, बहरहाल हमारे मेहमान हैं, तुम इन्हें इनकी पसंदीदा जगह पहुंचा दो। मोशी हरमोस ने कहा और लड़की एक अदा के साथ उठ गई। मेरे नजदीक पहुंचकर उसने मुस्कुराते हुए कहा, आओ, और मैं खामोशी से उसके साथ दरवाजे से बाहर निकल आया। वो मुझे एक तवील राहदारी से गुजारती हुई एक खूबसूरत सजे हुए कमरे में ले गई। यहाँ मुझसे उसने बैठने के लिए कहा, लेकिन मैडम। मैडम नहीं, एमएल कहो, सिर्फ एमएल। मैं एमएल हरमूस हूँ, उसने जवाब दिया। मिस एमएल, लेकिन आप तो मुझे कहीं पहुंचाने के लिए लाई थी, इतनी जल्दी क्या है? उन लोगों को इतनी तौफीक नहीं हुई कि तुम्हारी कुछ खातिर मदारत करते। मैं ये कमी पूरी करने के लिए तुम्हें यहाँ लाई हूँ। बराए करम ये तकल्लुफ ना कीजिए। आपने मेरे और ओली बावर्ड के दरमियान होने वाली गुफ्तगू पूरी तरह सुनी है, उसके बाद ये मुनासिब नहीं है। मेरे दिल में ओली बावर्ड के खिलाफ बेपनाह नफरत है और मोशी हरमोस से भी मैं इतनी ही नफरत करता हूँ। फिर भला इस बात की क्या गुंजाइश रह जाती है कि आप मेरी खातिर मदारत करने के चक्कर में पड़े? एमएल के होठों पर मुस्कुराहट फैल गई। उसने कहा, लेकिन ये बात मैंने तुमसे मोशी हरमोस के सामने कही थी कि मुझसे हाथ मिलाओ। मैं असलन यहूदी नहीं हूँ। मेरी माँ आयरलैंड से ताल्लुक रखती थी और मरते वक्त तक क्रिश्चियन थी। मैंने भी अपनी माँ का मजहब नहीं छोड़ा। चुनाचे अगर तुम्हारी नफरत यहूदियों से है तो यहूदी मेरे बाप हैं। तुम्हारी दुश्मनी का रिश्ता ओली बावर्ड और मोशी हरमोस से है तो उनसे कायम रखो। मुझसे क्या झगड़ा? मैं तो एक गैर मुतल्लक शख्सियत हूँ। अजीब लड़की थी। मैं हैरानी से उसे देखने लगा। आपको इल्म होगा मिस एमएल के नस्ल बाप से चलती है, माँ से नहीं। मैं मानती हूँ, लेकिन मैंने कभी अपने बाप का मजहब कबूल नहीं किया और ना उनके मशागिल से मुत्तफिक रही हूँ। ये उस वक्त की बात है जब मैं बच्ची थी। मेरे ज़हन में किसी मजहब का कोई तसव्वुर ना था और ना ही मैं ये जानती थी कि मेरा बाप क्या हैसियत रखता है। इसराइली मफादात के लिए जो इक़दामात मेरे बाप ने किए, मुझे उससे कोई गर्ज नहीं। बैठो, मेरा ख्याल है तुम मेरी बात से मुतमईन हो गए होगे। बताओ क्या पियोगे, क्योंकि यहाँ सब कुछ मौजूद है और कई मुल्कों की बेहतरीन शराब। और वो नहीं मिस एमएल, आपको मेरी कौमियत के बारे में इल्म हो चुका है। मैं मुसलमान हूँ और शराब नहीं पीता। ओह, बिलाशुबा तुम ब्लैक टाइगर हो, क्योंकि शराब पीने वाले खोखले लोग होते हैं। मैं तुम्हारे लिए काफी तैयार कराती हूँ, अगर इसका तकल्लुफ ना करें तो बेहतर था। मैंने कहा, नहीं, मैं तुम्हें कुछ पिलाए बगैर यहाँ से नहीं जाने दूंगी। उसने एक तरफ दीवार में लगी बेल बजाई और एक दरमियानी उम्र की औरत अंदर आ गई। ब्राजील की उम्दा काफी, लड़की ने कहा और अधेड़ उम्र औरत सर झुकाकर चली गई। तब वो मेरी जानिब दोबारा मुतवज्जो हुई। तुम मुझ पर यकीन करो ना करो, लेकिन मैं तुम्हें अपने बारे में कुछ बताना जरूरी समझती हूँ। अंकल हावर्ड ने तुम्हारे बारे में जो कुछ बताया, उसने मुझे बहुत मुतासर किया है कि किसी इंसान में इतनी खूबियां जमा हो जाना बेहद अजीब है। मैं तुमसे कुछ भी नहीं चाहती मिस्टर अली, बस मैं शुरू ही से अलग ज़हन की मालिक हूँ और इस फितरत का एक पस मंजर ये है कि मैं अपने यहूदी बाप से बेपनाह नफरत करती हूँ। ये शख्स जिसका नाम मोशी हरमोस है, मेरे लिए एक ऐसे बूढ़े सांप की हैसियत रखता है जिसके पूरे वजूद में मुझे सिर्फ जहर ही जहर नजर आता है। और इसकी बीवी मेरी माँ थी। मैं तुम्हारे काम आना चाहती हूँ अली। मैं तुम्हें अपनी माँ के बारे में बता रही थी। मेरी माँ आयरलैंड से ताल्लुक रखती थी, नस्लन क्रिश्चियन थी और शायद आलम जवानी में मोशी हरमोस की सेक्रेटरी थी। हरमोस ने उसे अपने जाल में फांसा और उससे शादी कर ली, लेकिन मेरी माँ ने यहूदी मजहब कबूल नहीं किया। पता नहीं उसकी वजह क्या थी या किस वजह से वो मोशी हरमोस के अताब का शिकार होगी। मोशी हरमोस ने उसे खुद तलाक नहीं किया, बल्कि उसे इस तरह से अजियतें दी कि मेरी माँ बदतरीन मरीजा बन गई। वो लातादाद इमराज का शिकार हो गई थी। मैं इतनी बड़ी नहीं थी कि मैं अपनी माँ का दुख समझ सकती। और फिर मेरी माँ ने मुझे मोशी हरमोस के हर जुल्म की तफसील बता दी। वो चलने में रुककर मुझे देखती रही, फिर सिलसिला कलाम जारी रखते हुए बोली, अली, तुम मेरे सीने में तड़पते हुए इंतकाम के जज्बे को किसी कीमत महसूस नहीं कर सकते। तुमसे इसका इजहार इसलिए किया है कि मैंने तुम्हारे अंदर वही कैफियत देखी हैं जो मेरी अपनी जात में पोशीदा है। मैं अपने लिए तुमसे कुछ नहीं कराना चाहती, लेकिन तुम्हारे लिए कुछ करने की ख्वाहिशमंद हूँ। इस शख्स को मैंने इस तरह अपनी मोहब्बत के जाल में फांसा है कि इस वक्त वो सारी दुनिया को मेरे लिए कुर्बान करने पर तैयार है।
वो मुझे इतना चाहता है अली कि शायद दुनिया में कोई दूसरा बाप अपनी बेटी को चाहता हो, और जितनी शदीद चाहत उसके दिल में मेरे लिए है, उतनी ही शदीद नफरत उसके लिए मेरे दिल में मौजूद है। अगर तुम चाहो तो किसी मरहले पर मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। मुझसे दरख्वास्त करना, दोबारा मुझसे मिलना अगर तुम्हारा दिल चाहे तो, और जब तुम मुझसे मिलकर ये कहोगे कि तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है तो मैं तुमसे हाथ मिलाऊंगी और कहूंगी कि हाँ मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। किस तरह, इसके बारे में मैं तुमसे कुछ नहीं कहना चाहती। मैं खामोशी से उस लड़की की सूरत देख रहा था और दिल ही दिल में मुस्कुरा रहा था। अगर ये लड़की आयरिश है और एक क्रिश्चियन माँ की बेटी है, तब भी इसकी रगों में एक यहूदी बाप का खून दौड़ रहा था। और मुझे वो लतीफा अच्छी तरह याद था जिसमें एक यहूदी ने अपने बेटों को दीवार पर खड़ा करके कहा, बेटे नीचे कूद जाओ। बेटे ने कहा, बाबा मैं गिर पड़ूंगा तो मुझे चोट लग जाएगी। जिस पर यहूदी बाप ने कहा कि वो नीचे खड़ा हुआ है, क्या बेटे को अपने बाप पर एतमाद नहीं है? तब बेटा दीवार से कूद पड़ा। यहूदी बाप पीछे हट गया था। बच्ची को काफी जोर से चोट लगी और उसने अपने बाप से शिकायत की कि ये क्या बाबा, तुमने तो वादा किया था कि दीवार से कूदने पर तुम मुझे जमीन पर नहीं गिरने दोगे, लेकिन तुम पीछे हट गए। तब यहूदी बाप ने कहा, बेटे दुनिया में रहकर अपने बाप पर भी भरोसा मत करो, वो भी तुम्हें धोखा दे सकता है। और इस तरह के ज़हन रखने वाली कौम पर भला मैं क्या एतबार कर सकता था। इस बात के 100% इम्कानात थे कि एमल की वहां मौजूदगी सिर्फ इसलिए हो कि बाद में वो मुझसे दोस्ती का इजहार करके मेरा राज जानने की कोशिश करे, और इस वक्त वो गालिबन इन्हीं कोशिशों में मसरूफ थी। चल नमाज के बाद काफी आ गई और एमल ने 2 प्यालियां बनाकर एक मेरे सामने रखी और दूसरी खुद लेकर बैठ गई। फिर काफी के 2-3 घूंट लेने के बाद उसने मुस्कुराते हुए कहा, ये जूलियट कौन है? मेरी महबूब है, मैंने जवाब दिया। लेकिन तुम्हारी किसी महबूबा के बारे में तो अंकल हावर्ड ने कहा था कि फलस्तीनियों ने उसे तुमसे छीन लिया। हाँ ये नंबर 2 है, मैंने मुस्कुराते हुए कहा, और वो भी हंस पड़ी। मैं तुमसे मुत्तफिक हूँ। इंसान को जिंदगी में किसी को भी इस कदर अपने ऊपर मुसल्लत नहीं करना चाहिए कि बाद में वो उसकी जान का अजाब बन जाए। मेरी जिंदगी में भी बेशुमार ऐसे दोस्त आ चुके हैं और अपने दोस्तों के लिए मैं अपना दिल हमेशा कुशादा रखती हूँ। मैं उन्हें कभी मायूस नहीं करती। काफी खत्म भी नहीं हुई थी कि मोशे अरमोस अंदर दाखिल हुआ और हम दोनों को देखकर चौंक पड़ा। अरे एमएल, मिस्टर अली अभी तक यहीं मौजूद है? हाँ डैडी, जिस काम का ख्याल आपको नहीं था मैंने उसकी तकमील कर दी है। मिस्टर अली कम अज कम आपके मेहमान तो थे, क्या आप उन्हें एक कप काफी नहीं पिला सकते थे? ओ नहीं, दरअसल हमारे दरमियान कुछ ऐसी गुफ्तगू का आगाज हो गया और मिस्टर अली ने इब्तिदा ही में इतनी नफरत का इजहार किया कि मेहमान नवाजी के तमाम जज्बे खत्म हो गए। बहरहाल काफी के बाद तुम इन्हें जहाँ ये कहें छोड़ आओ। ठीक है डैडी, आप इत्मीनान रखिए। एमल के जवाब सुनकर मोशे अरमोस बाहर निकल गया। तब वो मुस्कुराते हुए मुझसे मुखातिब हुई, तुमने महसूस किया होगा डैडी ने मेरी इस मेहमान नवाजी को पसंद नहीं किया। क्या तुम्हारे डैडी तुम्हारी तरफ से मोहतात रहते हैं? क्या उन्होंने ये नहीं सोचा होगा कि वो शख्स जो उनकी कौम का बदतरीन दुश्मन है तुम्हारे साथ दोस्तों की तरह बैठकर काफी क्यों पी रहा है? डैडी मेरे किसी काम के बारे में कुछ नहीं सोचते क्योंकि वो मुझे अच्छी तरह जानते हैं। अब तुम चलो, जूलियट तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। बाहर निकलने के बाद उसने मुझे एक खूबसूरत कार में बिठाया और फिर मुझसे मेरी मंजिल के बारे में पूछा। मैंने उस जगह का पता बता दिया जहां जूलियट को छोड़ा था। रास्ते में एमल ने कहा, अगर मेरी बात तुम पर असरअंदाज हुई हो और मैंने तुम्हें मुतासिर किया हो तो मेरी पेशकश पर गौर करना। मेरा ख्याल है अभी मैं तवील अरसे तक यहाँ क़याम करूंगी, लेकिन एक बात और ध्यान में रखना, मैं जिंदगी भर के लिए किसी मुसीबत को अपने सर पर मुसल्लत करने की आदी नहीं हूँ। दिल चाहे तो मुझसे मिल लेना, मैं तुम्हारी पजीराई करूंगी। मैंने तलखी से गर्दन हिला दी। मुंह का मजा खराब हो गया था। इस दावत पर इस हुसीन और पुरकशिश लड़की के लिए जो नरम गोशा मेरे जिस्म में पैदा हुआ था वो उसके इन बेहुदा अल्फाज ने खत्म कर दिया था, क्योंकि उसकी कुछ बातें ही ऐसी थी जिनकी बुनियाद पर मुझे उसके बारे में सोचना पड़ा था। चुनाचे मैंने उसे कोई तलख जवाब नहीं दिया। बिलाखिर मैं वहां पहुंच गया जहां जूलियट मौजूद थी। लड़की ने हाथ हिलाकर मुझे अलविदा कहा और अपनी कार को आगे बढ़ा ले गई। मैं चंद लम्हे खड़ा उसके बारे में सोचता रहा और फिर मैंने उसे ज़हन से झटक दिया। सोचने के लिए मेरे पास इतना कुछ था कि अब किसी फजूल बात के सोचने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। कमबख्त ओली बाबर ने इस बार जिस तरह मुझे अपने जाल में फांसा था उसकी मिसाल मुमकिन नहीं थी। कितना जामे और कितना मौसर मंसूबा था और उसने इस मौके से पूरा फायदा उठाया था। लाइन ऑफ क्रूजर के मामलात की तकमील के बाद पता नहीं उसे किस तरह ये बात मालूम हो गई थी
मुमकिन है तहजीब मालिक एक्स के बैरूत पहुंचने की इतला उसे मिली हो और उसने वहां से अपनी कार्रवाई का आगाज किया हो। बैरूत में उसने मुझे तहजीब से मिलने का आजादाना मौका दिया और हालात उसके हक में बनते चले गए। यानी मेरे करम फरमाओ ने तहजीब को मेरी जिंदगी में शामिल करने का फैसला किया और मैं उसके लिए तैयार हो गया। ओली बाबर ने अजीम मंसूबा बंदी करके ऐन वक्त पर तहजीब को अगवा करके उसकी जगह एक और लड़की को दे दी जिसे हलाक कर दिया गया। इस तरह उसने मेरे ज़हन में तंजीम आज़ादी फ़लस्तीन से बगावत का जज्बा उभारा और फिर मेरे सामने तहजीब की हम शक्ल एक लड़की को पेश कर दिया गया। मुझ जैसा ज़हनी तौर पर भटका हुआ शख्स लाजमी तौर पर उसकी तरफ मुतवज्जो हो सकता था और ऐसा ही हुआ भी था। फिर उस अजीम मंसूबे का दूसरा रुख मेरे सामने आया। ये और बात है कि तकदीर ने मुझे हकीकतों से रोशनास करा दिया था। बैरद और ज्यूलेट के जरिए मुझे गोटे हिल लाया गया क्योंकि ओली बाबर जानता था कि जनरल टेरेस मुझसे इनराफ नहीं करेगा। मुआहदा मेरे नाम से बनाया गया और उसकी भी वजह तलाश कर ली गई और बिलाखिर इन्होंने वो सब कुछ कर लिया जिसके वो ख्वाहिशमंद थे। मैं तो अब तक इसलिए हावर्ड की बनाई हुई लाइनों पर कदम आगे बढ़ाता रहा था कि उससे मुलाकात होने के बाद तहजीब की जिंदगी का मसला सामने आएगा और मुमकिन है कोई ऐसा मौका मिल जाए कि ओली बाबर खुद खुल जाए। लेकिन उस कमबख्त ने अपना काम भी निकाल लिया था और तहजीब के सिलसिले में भी जबान बंद रखी थी। अब मेरे सामने दो मुश्किलात खड़ी हो गई थी। नंबर एक तो ये कि किसी तरह तहजीब की जिंदगी के बारे में ओली बाबर की जबान खुलवाऊं और नंबर दो ये कि मुआहदे के वो कागजात कैसे हासिल करके जाया कर दूं। मुझे इस सिलसिले में कामयाबी की कतई उम्मीद नहीं थी और ऐसी कोई तरकीब समझ में नहीं आ रही थी जिससे मैं अपने मकसद की तकमील कर सकूं। कमबख्त ज्यूलेट की शक्ल देखने को भी जी नहीं चाहता था, लेकिन अभी मैं जल्दबाजी से कोई काम नहीं करना चाहता था क्योंकि मेरी गर्दन उनके शिकंजे में फंसी हुई थी। मजबूरन मुझे ज्यूलेट के सामने पहुंचना पड़ा और चालाक लड़की ने इस किस्म की बेसब्री और वालिहानापन का इजहार किया कि अच्छे से अच्छा आदमी बेवकूफ बन जाए। वो दीवानों की तरह मेरी तरफ दौड़ी और मुझसे लिपट गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। ऐसा ही लगता था जैसे एक बिछड़ी हुई महबूबा तवील अरसे के बाद अपने महबूब से मिलकर जज्बात पर काबू न रख सकी हो। वो मेरे सीने से सर रगड़ती रही और मैं नफरत भरी निगाहों से उसे देखता रहा। मैंने तो कभी एक लम्हे को भी उसके लिए दिल में मोहब्बत नहीं पाई थी, बल्कि ये सिर्फ मेरी मजबूरियां थी जो मुझे ज्यूलेट को बर्दाश्त करने पर आमादा करती थी। मोहब्बत का कोई तस्वर मेरे ज़हन के किसी गोशे में नहीं था, लेकिन अभी अपना ये खेल जारी रखना था क्योंकि मैं इसके लिए मजबूर कर दिया गया था। चुनाचे मजबूरन ही मुझे उसकी इस चाहत का जवाब देना पड़ा और दफादनी मेरे ज़हन में एक ऐसा मंसूबा आया जिसने एक लम्हे के लिए खुद मुझे भी हैरान करके रख दिया। ये ज्यूलेट से नफरत और ओली बाबर से दुश्मनी का एक मिला जुला रद्द अमल था। जिस मंसूबे की शक्ल में मेरे ज़हन तक पहुंचा था, मैं अजीब सी निगाहों से ज्यूलेट को देखने लगा। ये लड़की किसी हद तक तहजीब की हम शक्ल थी, लेकिन इसने जो कुछ किया था वो ओली बाबर के लिए किया था। मैं आहिस्ता आहिस्ता अपने आवाज पर काबू पाता चला गया। एक बार दरवाजे से बाहर निकलकर बाहर का मंजर देखा। इलाका सुनसान पड़ा हुआ था, आसपास कोई मौजूद नहीं था। ज्यूलेट सरापा इंतजार बनी हुई थी। उसका ख्याल था कि अपने मकसद की तकमील के बाद मैं अपनी मोहब्बत का इजहार करूंगा। जो कुछ वो कर चुकी थी उससे ये एहसास होता था कि उसके ज़हन में अभी तक मेरे लिए कोई ऐसी बात नहीं पैदा हुई जो उसके लिए किसी शक का बायस हो। मैं ज्यूलेट को देखने लगा। इस तरह क्या देख रहे हो अली? औरत का एक अजीबो गरीब रूप। मैंने सर्द लहजे में कहा। मैं कुछ समझी नहीं। ज्यूलेट, तुम तहजीब का वो मकाम नहीं पा सकती जो मेरे सीने में कभी था, लेकिन उसके लिए तुम्हें हर उस चीज का एहतराम करना पड़ेगा जो तुम्हारी और मेरी जात से वाबस्ता है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर मेरी मजबूरियां तो मेरे साथ हैं, लेकिन कम अज कम हमारे दरमियान से मोहब्बत का वो ढोंग खत्म हो जाएगा जो हम दोनों ने रचा रखा है। मैं अभी भी कुछ नहीं समझी अली, वो हैरान होते हुए बोली। ज्यूलेट, तुम्हारे कहने पर मैंने वो सब कुछ कर लिया है जो शायद मैं किसी और की वजह से नहीं कर सकता था। जनरल टेरेस मेरा दोस्त था और तुम्हें इस बात का इल्म हो गया होगा कि मेरी ख्वाहिश पर उसने अपने तमाम मफादात तरक करके सिर्फ वो किया जो मैं चाहता था। और ज्यूलेट, यकीनन तुम इतनी लाइल्म भी नहीं हो कि तुम्हें इन तमाम चीजों की वजह ना मालूम हो। क्या तुम इस बात पर यकीन करोगी कि वक्त से पहले मुझे भी सब कुछ मालूम था, लेकिन तहजीब की हम शक्ल होने की हैसियत से मेरे दिल में तुम्हारे लिए हमदर्दी पैदा हो गई थी और वही हमदर्दी मुझे उसके लिए मजबूर कर रही थी कि मैं तुम्हें पामाल ना होने दूं। मैं जानती हूँ और इस बात पर फख्र भी करती हूँ कि तुमने ये सब कुछ मेरे लिए किया। नहीं ज्यूलेट, दुख तो यही है कि इस बात का एहसास करने के बावजूद कि तुम्हारी जात को किस कदर अजीज रखता हूँ,
तुम आज तक मुझसे सच बोलने पर आमादा नहीं हुई हो। क्या कह रही हो अली? ज्यूलेट का रंग फीका पड़ने लगा। इंसानी जरूरतें इंसानी जिंदगी पर हावी होती हैं ज्यूलेट, लेकिन बात चीजें ऐसी होती हैं जिन पर हर जरूरत तरक की जा सकती है। मैंने तुमसे अपने बारे में सब कुछ कह दिया, ये भी बता दिया कि तुम्हें मेरे सीने में तहजीब मालिक एक्स की याद आज तक जिंदा है और मैं तुम्हें उसी के रूप से देखता हूँ। लेकिन ज्यूलेट, तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या तुम मुझसे अब तक सच बोलती रही हो? मैं नहीं ज्यूलेट, तुम्हारी इकलाहट बताती है कि तुम्हारे दिल में बैरत और थोड़ी बहुत इंसानियत मौजूद है। कम अज कम झूठ इस अंदाज में नहीं बोल सकती कि तुम्हारा ज़मीर तुम्हें कुछ न कहे। न जाने क्या कह रही हो तुम, न जाने क्या। ज्यूलेट, यूं समझ लो कि मैं तुम्हारी जिंदगी के एक एक लम्हे से आगाह हूँ, उस वक्त से जब से तुमने मुझसे मुलाकात की। क्या तुम इस बात से इनकार करती हो कि तुम ओलिव हार्वर्ड की आलाकार नहीं हो? क्या तुम इस बात से इनकार करती हो कि तुम जानबूझकर मुझ तक नहीं पहुंची थी? क्या तुम इस बात से इनकार करती हो कि ओलिव हार्वर्ड के इमाम पर तुम मुझे बैरूत से यहाँ तक लाई थी? बोलो ज्यूलेट, क्या मैंने ये सब कुछ गलत कहा? क्या तुम इस हकीकत को तस्लीम कर लोगी कि मैं इब्तदा ही से ये बात जानता था, लेकिन मेरे दिल में तुम्हारे लिए हमदर्दी का एक ऐसा अंसर पैदा हो गया था जिसने मुझे ये सब नजरअंदाज करने पर मजबूर कर दिया था, और आज तक मैं वही करता रहा हूँ जो तुम मुझसे कराती रही हो। ये सोच कर के मैं हकीकत से वाकिफ नहीं हूँ, लेकिन आज इस हकीकत को भी अच्छी तरह समझ लो कि मैं रोजे अव्वल ही से उस तमाम सूरत हाल से पूरी तरह वाकिफ था, लेकिन उसके बावजूद मैंने वही सब कुछ किया जो तुम चाहती थी। मेरा दिल बार बार मुझे मजबूर करता था कि मैं तुम्हें हकीकत बता दूं और तुमसे कह दूं कि वो सब कुछ जानता हूं जो तुम्हारे सीने में मौजूद है, लेकिन मैं ये सोचता था कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि मेरी मोहब्बत तुम्हें जबान खोलने पर मजबूर कर देगी। अली, हाँ ज्यूलेट, बिल्कुल सच कह रहा हूँ, एक एक लफ्ज सच, और इस सच का एहसास तुम्हारे सीने में मौजूद होगा। तुम्हें कहीं नहीं भेजा जाना था, ये सिर्फ मेरी मोहब्बत को आजमाने का एक तरीका था, और मैंने अपनी मोहब्बत का सबूत दे दिया ज्यूलेट। मैंने वो सब कुछ कर दिया जो वो लोग चाहते थे, लेकिन तुम उसके बावजूद मुझसे उल्फत का इजहार कर रही हो, लेकिन इस जज्बे के तहत नहीं जो जज्बा खुद मेरे सीने में मौजूद है। क्या ये बात मुझे ये सब कुछ सोचने पर मजबूर नहीं करती कि तहजीब मालिक एक्स सिर्फ तहजीब थी और तुम ज्यूलेट हो? वो मुझे चाहती थी और तुम मसलतन मुझसे मोहब्बत का इजहार कर रही हो ज्यूलेट। कम अज कम इतना इकरार तो कर लो कि ये सब कुछ ढोंग है, और ये भी बता दो कि ये ढोंग कब तक जारी रखोगी। मैं भी वो सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ जो तुम चाहती हो। तुम यकीन करो, ये गुफ्तगू करने के बाद मैं खामोश हो जाऊंगा और उसके बाद वही सब कुछ करूंगा जो इसके बाद का मंसूबा होगा। ज्यूलेट की आंखें बंद हुई जा रही थी। उसने चकराते हुए ज़हन को काबू करने के लिए दोनों हाथों से सर पकड़ लिया। काफी देर तक वो इसी तरह बैठी रही। ओलिव हार्वर्ड की किसी नुमाइंदा लड़की के साथ मैं कोई रियायत नहीं कर सकता था, और फिर ये ज्यूलेट, इसने तो मेरी तहजीब का मजाक उड़ाया था। आज तक मजाक उड़ा रही थी। ये समझती रही थी कि उसकी बूंदी नकल होने के बावजूद मैं उससे मोहब्बत करने लगा। मैंने अपना प्यार मुंतकिल कर दिया है, लेकिन ये सिर्फ उसकी खाम ख्याली थी। मेरे सीने में ज्यूलेट के लिए जो कुछ मौजूद था वो मैं ही जानता था। भला वो तहजीब की जगह किस तरह ले सकती थी? थोड़ी देर के बाद उसने गर्दन उठाई और सरसराते लहजे में बोली, मैं जानती थी अली, मैं जानती थी। हमाकत थी इन लोगों की कि इन्होंने ये सोचकर अपने आप को मुतमईन कर लिया कि तुम कभी कुछ नहीं जान सकोगे, लेकिन तुम यकीन करो, मेरे दिल में बार ये तसव्वुर उभरा कि जब तुम्हें हकीकत मालूम होगी तो मेरे लिए तुम्हारी अपनी क्या राय होगी। बहुत कुचला हुआ महसूस कर रहा हूँ अपने आप को ज्यूलेट, बहुत अफसुर्दा हूँ इस ख्याल से कि मैं तुम्हारे दिल की गहराइयों में वो मुकाम नहीं हासिल कर सकता जो एक मोहब्बत करने वाले को दूसरे करने वाले के दिल में हासिल होता है। नहीं ज्यूलेट, मैं फरेब की इस दुनिया में अब ज्यादा अरसे जिंदा नहीं रह सकता। नहीं अली, बिलाशुबा तुमने जो कुछ कहा वो बिल्कुल सच है। गलत मैं इस बात को नहीं मानता। इस सच को उस वक्त तुम अपनी जबान से अदा कर रही हो, लेकिन आने वाले वक्त में तुम लोगों से कहोगी कि तुमने मुझसे कुछ नहीं कहा। मैं इस हकीकत को नहीं मानता। मान लो अली, इस वक्त मैं बिल्कुल संजीदा हूँ। जो कुछ कहना चाहती हूँ या जो कुछ कह रही हूँ वो नहीं। अगर इसका सबूत देना चाहती हो तो मुझे तहरीरी तौर पर दे दो। मैंने कहा, मैं जैसा तुम कहो वैसा करने के लिए तैयार हूँ। वो बोली, तो लाओ पैड और कलम और लिखो जो कुछ मैं कह रहा हूँ। मैंने जोशीले लहजे में कहा। ज्यूलेट जोश में आ गई। उसने एक ड्रेसिंग टेबल से पैड और एक खूबसूरत बॉल पॉइंट निकाला और उसे लेकर मेरे सामने बैठ गई। लिखो ज्यूलेट, जो कुछ मैं कह रहा हूँ वो लिखो। हाँ कहो। वो बोली, लिखो। अली, मैं ज्यूलेट पूरे होशो आवाज के साथ तुमसे एक हकीकत का एतराफ करना चाहती हूँ।
मेरे दिल की गहराइयों में तुम्हारा प्यार बेदार हो चुका है। हालांकि मैं कुछ लोगों की आलाकार हूँ, लेकिन अब जब अपने दिल को टिटोलती हूँ तो उसमें मुझे तुम्हारी मोहब्बत के सिवा और कुछ नजर नहीं आता। हाँ, मैं तुमसे मोहब्बत करने लगी हूँ। हाँ, मैं ज्यूलेट ही लिख रही हूँ, चाहो तो देख सकती हो। ज्यूलेट ने रुआन से लहजे में कहा। लिखो, मैंने उससे कहा और उसने लिखना शुरू कर दिया। ये एतराफ यकीनन तुम्हारे लिए तकलीफ दे होगा, लेकिन मैं समझती हूँ कि मेरे दिल का बोझ इस तरह हल्का हो सकता है अली। सबसे पहले तो मैं तुम पर इस हकीकत का इंकशाफ करूं कि दरअसल तहजीब मालिक एक्स कत्ल नहीं हुई, बल्कि वो जिंदा है। तहजीब मालिक एक्स की जगह एक और लड़की को कत्ल किया गया था और उसके चेहरे पर तहजीब मालिक एक्स का मेकअप कर दिया गया था, ताकि तुम फलस्तीन की तंजीम से ये सोचकर बरगश्ता हो जाओ कि उन्होंने तुम्हारी तहजीब को कत्ल कर दिया। ये सारा मंसूबा वक्त के एक बाइख्तियार शख्स ओलिव हावर्ड का है और मैं भी ओलिव हावर्ड ही की आलाकार हूँ। मेरी ये शक्लो सूरत असली है अली और मैं तहजीब मालिक एक्स से मिलती जुलती हूँ, लेकिन जाहिर है मैं तहजीब मालिक एक्स नहीं हूँ और मुझे यही हिदायत की गई थी कि मैं अपने आप को तहजीब मालिक एक्स बनाकर ना पेश करूँ, लेकिन तुम्हारा दिल जीतने की कोशिश करूँ। मकसद यही था कि गोटे हिल में सारडान की पहाड़ियों में कान कनी का ठेका हासिल किया जाए। और अली, वो सब कुछ भी गलत था कि मुझे रिश्वत के तौर पर जनरल कैरानू की खिदमत में पेश किया जाता। वो सिर्फ एक ढोंग था, सिर्फ तुम्हें इस बात पर आमादा करने के लिए कि तुम उनके मकसद के लिए काम करो। जो कुछ मैं लिख रही हूँ पूरे होशो आवाज के साथ लिख रही हूँ। मेरे दिल में तुम्हारी मोहब्बत और अपने घटियापन का एहसास जाग उठा है और यही एहसास मुझे इस बात के लिए मजबूर कर रहा है कि मैं तुम्हें हकीकत बताऊं और खुदकशी कर लूं अली, क्योंकि मैं अभी इन हालात में जीना नहीं चाहती। मैं खुदकशी कर रही हूँ, खुदकशी, लेकिन मेरी इस मोहब्बत को अपने दिल में एक हकीकत की हैसियत से तस्लीम कर लेना तुम्हारी मेहरबानी होगी। ज्यूलेट का हाथ नहीं रुका था। हालांकि जो कुछ मैंने उससे लिखवाया था वो उसके लिए चौंका देने वाली चीज हो सकती थी, लेकिन मैंने कुछ इस तरह उसे चक्कर में फांसा था कि वो वही सब कुछ लिख गई जो मैं चाहता था। उसने नीचे अपने दस्तखत भी कर दिए और फिर कागज फाड़ कर मेरी जानिब बढ़ा दिया। लो, अब क्या कहना चाहते हो? क्या अब भी इस हकीकत को तस्लीम नहीं करोगे कि मैं नहीं ज्यूलेट, ये तहरीर पढ़ने के बाद मेरा दिल तुम्हारी तरफ से साफ हो गया है। मैंने जेब से रुमाल निकाला और उसे अपने हाथ में लपेटकर ज्यूलेट के करीब पहुंच गया। ज्यूलेट ने मुझ पर तवज्जो नहीं दी थी। तब मैंने उससे आहिस्ता से कहा, कुतिया, तू तहजीब मालिक एक्स की जगह लेना चाहती थी। तूने एक बदतरीन फरेब देकर मुझे इस हद तक पहुंचाया कि आज मेरा वतन मेरी वजह से मुश्किलात का शिकार हो गया है और उसके बाद तू चाहती है कि मैं तुझसे मोहब्बत करूं, तुझसे प्यार करूं। क्यों? मैंने फुर्ती से उसके बालों को अपने उल्टे हाथ की गिरफ्त में जकड़ लिया और सीधा हाथ उसकी गर्दन के नरखरे पर रख दिया। ज्यूलेट की आंखें हैरत से फैल गईं। वो कुछ भी नहीं समझ पाई, लेकिन मेरी नफरत उरूज पर थी। मेरी उंगलियों का शिकंजा उसके हुलकूम के गिर्द तंग होता जा रहा था। ज्यूलेट की आंखें बाहर निकलने लगी और अब उसने जिद्दोजहद करना शुरू कर दी, लेकिन जिद्दोजहद बेमकसद थी। मैंने उसकी गर्दन को पूरी कुव्वत से दबाना शुरू कर दिया और उसकी जबान बाहर निकल आई। थोड़ी देर के बाद वो दम तोड़ चुकी थी। मेरी नफरत उरूज पर थी। अहमक लड़की मुझे बेवकूफ बना रही थी। झूठी सच्ची कहानियां सुनाकर उसके बाद मैंने अपनी दूसरी कार्रवाई शुरू कर दी। रस्सी का एक फंदा ज्यूलेट की गर्दन में फिट हो गया और उसके बाद इस रस्सी को ऊपर लगे हुए पंखे की राड से बांध दिया गया। मैंने ज्यूलेट के बदन को खींचकर ऊंचा किया, एक कुर्सी उसके पैरों के नीचे रखी। इस तरह वो उसके सहारे लटक गई थी। फिर मैंने रस्सी राड के गिर्द तंग कर दी और कुर्सी को लुढ़का दिया। बिल्कुल ही वैसा रंग दे दिया था मैंने इस मंजर को जो खुदकशी के ड्रामे का होता है। उसके बाद वो पर्चा मैंने एहतियात से अपने कोट की अंदरूनी जेब में रखा और बर्क रफ्तारी से बाहर निकल आया। मैंने ज्यूलेट से अपनी आज तक की तौहीन के तमाम बदले ले लिए थे और इसके अलावा एक ऐसी चीज हासिल कर ली थी जिसकी बुनियाद पर बिलाखिर ओलिव हावर्ड को ये इतराफ करना पड़ेगा कि तहजीब मालिक एक्स जिंदा है। अब उसे मेरी गुफ्तगू का मौजू यही होगा और मैं उस वक्त तक कोई काम करने पर आमादगी का इजहार नहीं करूंगा कि जब तक ओलिव हावर्ड तहजीब मालिक एक्स को मेरे हवाले करने का फैसला ना कर ले। कमबख्त नहायत सफाई से अपना तमाम काम निकालने के बावजूद तहजीब का जिक्र गोल कर गया था और उसने यही जाहिर करने की कोशिश की थी कि तहजीब को तंजीम के लोगों ही ने कत्ल किया है। लेकिन ज्यूलेट का ये इतराफ ओलिव हावर्ड के तमाम मंसूबों पर पानी फेर देने वाला था। होटल से बाहर आने के बाद मैंने एक गाड़ी ली और मोशी हरमोज की जानिब चल पड़ा।
मैं नहीं जानता था कि ओली बावर्ड वहाँ मौजूद होगा या नहीं, लेकिन इतना जरूर मालूम था कि मोशे हरमोज से उसका राब्ता कायम होगा और ये काम मोशे हरमोज ही कर सकता था। मैं आंधी और तूफान की तरह मोशे हरमोज की रिहाइशगाह में दाखिल हुआ था। 2-3 मुलाजमों से मालूमात हासिल की और मोशे हरमोज के कमरे में पहुंच गया। इस वक्त एमल हरमोज भी मोशे हरमोज के पास बैठी हुई थी। दोनों मुझे देखकर चौंक पड़े। बाप बेटी किसी मौजू पर गुफ्तगू कर रहे थे। मोशे हरमोज ने अजीब सी निगाहों से मुझे देखा और आहिस्ता से बोला, मुझे तुम्हारी इस कदर जल्द वापसी की तवक्को नहीं थी अली, खैरियत, क्या बात है? मैं कमर पर दोनों हाथ रखकर मोशे हरमोज को घूरने लगा और फिर मैंने सर्द लहजे में उससे कहा, ओली बावर्ड कहाँ है? क्यों, क्या बात है? मुझे बताओ। ओली बावर्ड इस वक्त कालमो कैंपो में नहीं है। वो जहाँ भी है उससे कहो जिस कदर जल्द मुमकिन हो सके यहाँ पहुंच जाए। लेकिन डियर अली, बात क्या है? मोशे हरमोज ने नरम लहजे में कहा, लेकिन मैंने अपनी जगह से जुम्बश नहीं की और वो पर्चा निकालकर नफरत भरे अंदाज में मोशे हरमोज की जानिब फेंक दिया। मोशे हरमोज ने हैरत से पर्चे को देखा। एमल ने आगे बढ़कर उसे उठाया और फिर पढ़ने लगी। वो पर्चे की पूरी तहरीर जोर जोर से पढ़ती रही और मोशे हरमोज के चेहरे पर जर्दी फैलने लगी। चंद लम्हे बाद जब पर्चे की तहरीर खत्म हो गई तो उसने खुश कोंटों पर जबान फेरते हुए खौफजदा से लहजे में पूछा, तो क्या ज्यूलेट ने खुदकशी कर ली? हाँ, उसकी लाश कमरे में बंधे हुए पंखे से लटकी हुई है। नहीं, हरगिज नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। मोशे हरमोज, इन हालात के बावजूद तुम मुझसे किसी अच्छी बात के ख्वाह हो, मुझे जवाब दो। ओली बावर्ड से राब्ता कायम करो, उससे पूछो कि उसके पास इन तमाम बातों का क्या जवाब है। देखो मोशे हरमोज, तवील अरसा गुजर गया मुझे अपने वतन से जुदा हुए। मैं नहीं जानता कि मेरे अपनों में वहाँ कौन जिंदा है और कौन मर चुका है। बिलाशुबा अपने वतन का प्यार, अपने लोगों से मोहब्बत मेरे दिल में आज भी मौजूद है। लेकिन बाज़ औक़ात इंसान किसी ऐसे मरहले में दाखिल हो जाता है जहाँ उसे सिर्फ अपनी ज़ात से प्यार होता है। तहज़ीब मालिक एक्स की जिंदगी का इंकिशाफ मेरे लिए इंतहाई मुसर्रत अंगेज है। अगर ओली बावर्ड शराफत के साथ उसे मेरे हवाले कर देता है तो मुमकिन है मैं उसकी अब तक की साजिशों को भूल जाऊं और इस काम को उसी तरह जारी रहने दूं जिस तरह ये चल रहा है। लेकिन अगर ऐसा ना हुआ और मुसलसल मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश की जाती रही तो तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या मैं अपने लिए कोई खतरा मोल नहीं ले सकता? मैं हर कीमत पर तहज़ीब मालिक एक्स की बाजियाबी चाहता हूँ और अगर चंद घंटों के अंदर अंदर ऐसा ना हुआ तो उसके बाद जो कुछ होगा उसके जिम्मेदार तुम खुद होगे। अरे नहीं, इतनी जल्दबाजी मत करो। मैं तुमसे कह चुका हूँ कि ओली बावर्ड यहाँ मौजूद नहीं। मैं इस सारे मसले पर उससे बातचीत करता हूँ, लेकिन पहले इस बात की तस्दीक तो हो कि ज्यूलेट ने खुदकशी की है या नहीं। ये ज्यूलेट की तहरीर तुम्हारे पास मौजूद है। तुम जिस तरह चाहो इन तमाम बातों की तस्दीक कर लो, लेकिन मैं तुम्हें ज्यादा वक्त नहीं दे सकता। फौरन अभी इसी वक्त इस सिलसिले में कार्रवाई करो। ये मुमकिन नहीं है, मोशे हरमोज ने गुस्सीले लहजे में कहा। तो फिर जो मुमकिन होगा वो मैं करूंगा। मैं जा रहा हूँ, ये मेरा आखिरी फैसला है। अब कालमो कैंपो में रुकना मेरे लिए बिल्कुल मुनासिब नहीं है। अब मुझे गोटेल पहुंचना चाहिए और उसके बाद जनरल टेरेस को तमाम सूरत हाल से आगाह कर देना चाहिए। उसे बता देना चाहिए कि मुझे मजबूर करके ये तमाम कार्रवाई करवाई गई थी और ग्रे स्टोन से मेरा कोई जाती मफाद नहीं है। सार्डान की पहाड़ियों में कानकनी का तमाम प्रोग्राम कैंसिल कर दिया जाए और ग्रे स्टोन के तमाम आदमियों को गिरफ्तार कर लिया जाए। मैं ये सब कुछ करने पर मजबूर हूँ मोशे हरमोज, और इस बात का यकीन कर लो कि मैं जो कुछ कह रहा हूँ वही करूँगा। लेकिन अगर तुम मुझे वक्त नहीं दोगे तो मैं क्या कर सकता हूँ? मेरे पास वक्त नहीं है, इस बात को अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लो। बेवकूफ आदमी हो तुम। मैं तुम्हारे साथ ताउन करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम हो के घोड़ों पर सवार होकर आए हो। जाओ, ठीक है, तुम जो कुछ कर सकते हो कर लो और मुझसे जो कुछ किया जा सकता है वो मैं करूँगा। ठीक है मोशे हरमोज, ठीक है। एमन, इस अहमक आदमी को समझाओ, ये बना बनाया खेल बिगाड़ रहा है। वो चिल्लाया। मिस्टर अली, दर हकीकत मिस्टर ओली बावर्ड मौजूद नहीं। वो कालमो कैंपो से कहीं गए हुए हैं। कम अज कम उस वक्त तक तो इंतजार करो कि जब तक मिस्टर ओली बावर्ड वापस ना आ जाएं। आओ प्लीज, मेरे साथ आओ, मैं तुमसे कुछ गुफ्तगू करना चाहती हूँ। मैंने एमल की तरफ देखा तो उसने गैर महसूस तौर पर अपनी बाईं आंख दबा दी, गोया मुझे कुछ इशारा कर रही थी। मैंने गर्दन हिलाते हुए कहा, ठीक है एमल, मगर तुम मोशे हरमोज की बेटी होने के साथ साथ इंसान भी हो। जरा गौर करो किसी ऐसी शख्स के बारे में जिसे उन नज़ीयतों से दो चार किया हो। मैंने हकीकत से वाकिफ होने के बावजूद सब कुछ किया है, लेकिन उसके सिले में अगर तहज़ीब मालिक एक्स मुझे ना मिली तो फिर उसके नताइज बहुत बुरे होंगे। तुम आओ तो सही, मेरे साथ आओ। एमल ने कहा,
वो मुझे साथ लिए हुए अपने कमरे में वापस आ गई। उसके होंठों पर दबी दबी मुस्कुराहट थी। उसने तीखी निगाहों से मुझे देखते हुए कहा, तहजीम मालिक एक्स को तुम बहुत ज्यादा चाहते हो। सॉरी अमल, ये हकीकत है कि मैं उसे अपनी जिंदगी से ज्यादा चाहता हूँ। पता नहीं लोग किसी को इतना क्यों चाहते हैं। मेरा तो ख्याल ये है कि बातों का तसव्वुर उस वक्त तक होना चाहिए जब तक इंसान के लिए एक दूसरे में कशिश रहे। क्या उसके बाद एक दूसरे को भूल जाना बेहतर नहीं होता?